गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन क्या होता है, किस प्रकार से आप डिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हो, वो हमने अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। और फिर हमने दो क्लास भी डिस्कस कर ली थी डिफ्रैक्शन की। एक थी हमारी फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और एक था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। उसको हमने किस तरह से एक्सप्लेन किया था, एकदम सिंपल सी बात थी। क्या थी, आपके पास तीन चीज़ें हैं। एक है आपके पास सोर्स, एक है आपके पास डिफ्रैक्शन एलिमेंट और एक है आपके पास स्क्रीन, ठीक है ना। तीन चीजें, सोर्स, यहाँ पर आपका डिफ्रैक्शन एलिमेंट और यहाँ पर आपकी स्क्रीन। तो इस सोर्स और इस स्क्रीन की, इस डिफ्रैक्शन एलिमेंट से जो डिस्टेंस है उसके आधार पर आपने दो क्लास डिफाइन की थी। यदि ये दोनों इससे सीमित दूरी पर स्थित है तो आपके जो डिफ्रैक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था जो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन था उस स्थिति में चाहे इंसिडेंट वेव फ्रंट हो चाहे यहाँ से डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो, दोनों ही आपको कैसे मिल रहे थे, आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, अर्थात गोलीय या बेलनाकार। और फिर इसी प्रकार से हमने क्या देख लिया था कि इसमें आपको लेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सीमित दूरी पर है। फिर फ्रॉनहोफर में हमने क्या देखा कि ये जो सोर्स और जो स्क्रीन है वो आपकी इस डिफ्रैक्शन एलिमेंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है या असीमित दूरी है। तो इस स्थिति में जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट हो या डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो, दोनों ही आपके कैसे थे, प्लेन वेव फ्रंट थे या समतल तरंगाग्र थे। और चूंकि ये अनंत से आ रहे हैं और अनंत पर जाएंगे तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि वो जो किरणें आ रही है उनको हम कन्वर्ज करके जो डिफ्रैक्शन एलिमेंट है उस पर क्या कर सके, आपतित करवा सकें। और यहाँ से ये फैल के बाहर निकल रही है, उनको कन्वर्ज करके स्क्रीन पर हम उसका एक पैटर्न प्राप्त कर सके। तो दोनों स्थितियों में आपको क्या चाहिएगा, लेंस चाहिएगा, ठीक है ना। और आगे भी एक टॉपिक आपके और आएगा, डिफरेंस बिटवीन फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो वो कंप्लीटली आप तब समझ पाओगे जब हम फ्रेनेल विवर्तन को और फ्रॉनहोफर विवर्तन को पूरा डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आपको तीन पॉइंट तो समझ में आ ही गए। पहला तो डिस्टेंस के आधार पर, दूसरा एक में लेंस की आवश्यकता, एक में लेंस की आवश्यकता नहीं, और तीसरा जो आपका इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो दोनों में क्या है, डिफरेंट है, कैसे है वो आपको पता है। तीन पॉइंट क्लियर हो गए, आगे और क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारे सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं जो है हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। हम सबसे पहले फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एकल स्लिट के कारण विवर्तन, सॉरी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इसमें हमें कैसे आगे बढ़ना है उसको आप पहले समझिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। तो स्लिट क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्स्टेकल है, यहां से मान लो कोई सोर्स है, सपोज कीजिए ये क्या आपका सोर्स है, सोर्स से क्या होगा, तरंगाग्र आगे बढ़ेगा। ये क्या एक ऑब्स्टेकल है, अगर मैं क्या करूं, इस ऑब्स्टेकल में से एक छोटा सा भाग हटा दूं तो ये क्या बन गया, एक संकीर्ण रेखा छिद्र बन गया। इस संकीर्ण रेखा छिद्र को हम क्या कहते हैं, स्लिट कहते हैं, ठीक है ना, नैरो स्लिट है एकदम। तो अब जो सोर्स आएगा, जब ये स्लिट नहीं थी तब तो वो रुक रहा था, लेकिन जैसे मैंने इस भाग को ओपन किया तो प्रकाश इसमें से गुजर सकेगा। तो यहाँ पर जो टकरा रहा है भाग तरंगाग्र, वो तो आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और यहाँ से टकराने के बाद आगे जब बढ़ेगा उसको हम कह देंगे, क्योंकि ये क्या एक तरह से डिफ्रैक्शन एलिमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि डिफ्रैक्शन की परिभाषा ही क्या थी कि कोई भी ऑब्स्टेकल हो या स्मॉल ओपनिंग हो उससे टकराकर मुड़ने और इसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रसरण की जो घटना है वही आपकी क्या है, डिफ्रैक्शन है। तो ये डिफ्रैक्शन एलिमेंट है। यहाँ से जो आगे तरंगाग्र बढ़ेगा वो कहलाएगा आपका डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन होगी कहीं पर, ठीक है ना, और उस पर आपको क्या मिलेगा, कोई एक पैटर्न मिलेगा, कुछ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। कहीं पर आपको ब्लैक स्पॉट, कहीं पर ब्राइट स्पॉट, इस प्रकार से मिलेंगे। तो वो जो स्पॉट मिल रहे हैं वही आपका क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो आपको पता चल गया किस तरह से करना है। सिंगल स्लिट का मतलब क्या है, केवल एक छोटा सा भाग हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो ये आपको पता चल गया। अब मैं उसको आगे पूरा डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनिएगा। मैं एक एक चीज को, ये लेक्चर भले ही बड़ा कितना ही हो जाए लेकिन इसकी एक एक चीज को हम बिल्कुल सारी की सारी बोर्ड पर मैं लिख करके ही करवाऊंगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद जो दो डेरिवेशन आएंगे, अभी तो क्या सिंगल स्लिट है, फिर एक डबल स्लिट आएगा,
उसमें क्या होगा, 2 स्लिट हो जाएगी, फिर एक एन स्लिट आएगा, खूब सारी स्लिट। लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो फिर डबल स्लिट और एन स्लिट में कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। तो आप बड़े इत्मीनान से इस लेक्चर को सुनिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। चूंकि फ्रॉन ऊपर विवर्तन है तो आपका सोर्स और आपकी जो स्क्रीन है वो क्या होगी, इस डिफ्लेक्शन एलिमेंट से असीमित दूरी पर होगी। तो आपको क्या चाहिएगे, लेंस चाहिएंगे। तो चलो एक बार मैं, ये आपका क्या है, सोर्स है, यहाँ से ये तरंगे इस प्रकार से चलेगी, ठीक है ना, ये ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। आराम से आप देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये क्या है, ये पूरा था, मैंने क्या कि इसके छोटे से भाग को हटा दिया। अभी आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है। ये जो डी है ना, ये डी क्या है, साइज ऑफ स्लिट है। ये स्लिट की साइज है, बहुत छोटी है। ये ऑब्स्टेकल था, इसमें ये डी की साइज है। तो अब यहाँ से क्या होगा, आपके तरंगे इस तरह से आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। ये खूब सारी ऐसे, ये खूब सारी आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से आ रही है, आगे बढ़ेगी। मैंने इसको थोड़ा दिखाने के लिए नहीं बनाया, बाकी ये तरंगे इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और यहाँ से टकरा के आगे बढ़ जाएगी। तो फिर वापस वही, आपको क्या चाहिए, इनके लिए रास्ते में भी क्या चाहिए, एक लेंस चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, इनको कन्वर्ट करा सको। तो ये लो, मैंने एक लेंस बना दिया और यहाँ पर आपकी क्या है, स्क्रीन है। क्या है, स्क्रीन। तो जैसे ये डिफ्रैक्टेड होगी तो स्क्रीन पर आपको किसी बिंदु पर क्या मिलेगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी। ये कोई बिंदु P है, ये स्क्रीन है, ये आपकी स्लिट है और ये क्या है, सब लेंस है, ठीक है ना। ये लेंस है, इस सोर्स को आप S लिखते हो जनरली, और स्क्रीन हो गया। तो देखिए यहाँ से ये प्रकाश चलेगा, ठीक है ना। और समतल तरंगाग्र है तो हम क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे, जिससे क्या होगा, एक डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये स्लिट है, इसकी साइज कितनी है, D है, सिंगल स्लिट है। तो जैसे यह टकराएगा तो यहाँ से क्या होगा, तरंगे वापस आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और उनमें क्या होगा, सुपर, ये जितनी भी तरंगे, ये सब क्या है, डिफ्लेक्टेड वेव्स है। क्या है, डिफ्लेक्टेड वेव। आप यहाँ लिख सकते हो, आराम से लिख देता हूँ एक एक चीज, डायग्राम को पूरा नॉमिनक्लेट कर देता हूँ। ये है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, आपतित तरंगाग्र। और यह है आपका विवर्तित तरंगाग्र। तरंगाग्र तो आप जानते हो क्या होता है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता रखी है, ठीक है ना। इसको आप कहोगे डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को आप आराम से बना लीजिए, इसके नीचे लिख लीजिएगा डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। इस डायग्राम को बनाइए। अब इसके अंतर्गत हमें कुछ लिखना है तो मैं पूरा बोर्ड पर लिख देता हूं, आप उसको आराम से नोट कर लीजिए। इस डेरिवेशन को मैं पूरा डिटेल में करवाने वाला हूं आपको। तो देखिए मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, उसको आप आराम से नोट कर लीजिए। अब मैं जो बता रहा हूं उसको आप सुनिए ध्यान से। ये है क्या, पहले मैं बता रहा हूं उसको सुनिए, इस डायग्राम को समझाता हूं। ये आपका सोर्स है, सोर्स से क्या हो रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर टकराएगा। तो आपको पता है तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होता है, मैंने लाइन यही लिखी, देखो, माना एकल स्लिट जिसकी चौड़ाई D है, एक समतल तरंगाग्र लंबवत आपतित हो रहा है। ये एकल स्लिट है और ये समतल तरंगाग्र लंबवत आपतित हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। और फिर आप जानते हो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या है, द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत की भांति कार्य करता है। कोई भी मान लो तरंगाग्र हो तो उसका प्रत्येक बिंदु क्या हो जाएगा, उससे आगे और अधिक तरंगे निकलेगी, जिनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये स्लिट के जो प्रत्येक बिंदु होंगे वो क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा है, माना स्लिट अनेक बिंदु स्रोतों से मिलकर के बनी है जो द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत की भांति कार्य करते हैं। तो ये जितने बिंदु है ये सारे, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत की भांति कार्य कर रहे हैं। तो यहां से जो द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में तरंगे आगे बढ़ेगी तथा इनसे निकलने वाली तरंगे, जो तरंगे आगे बढ़ रही है उनमें क्या होगा, अध्यारोपण होगा, सुपर इंपोजिशन होगा। और सुपर इंपोजिशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ न कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। और वो जो रिजल्टेंट मिल रहा है अगर उसको आप स्क्रीन पर प्राप्त करोगे तो वो जो पैटर्न है वही आपका क्या कहलाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न कहलाएगा। तो आप आराम से ये डायग्राम और इस डायग्राम क्या कहना चाह रहा है उस लैंग्वेज को आप नोट कर सकते हैं। तब और अगला काम क्या है, हमें इन तरंगों को देखना है, ये तरंगे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब इन तरंगों में अध्यारोपण होगा
अध्यारोपण तो आप सिद्धांत जानते हो बिल्कुल, हमने सबसे पहला अध्यारोपण का सिद्धांत ही पढ़ा था कि अगर तरंगे मान लो y1, y2, y3 इस प्रकार की तरंगे हैं तो उनमें अगर अध्यारोपण है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है y1 + y2 + y3, वही होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम इन सभी तरंगों के लिए y1, y2 ये सबको डिफाइन करेंगे और उनमें अध्यारोपण के कारण हम रिजल्टेंट प्राप्त करेंगे और फिर रिजल्टेंट के आधार पर हम क्या करेंगे, वो तो होगा y यानी होगा आपका विस्थापन, उसमें एक आयाम भी आएगा, उस आयाम का जो स्क्वायर होगा वो आपको होगा इंटेंसिटी। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा हम लोगों ने इंटरफेरेंस में पढ़ा है। और मैं जब इसको पूरा करूंगा तो इंटरफेरेंस के साथ इसको मैं कंपेयर भी करूंगा ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो अब अगला काम करते हैं। अब पूरा का पूरा आपका मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो बस इसको मैं साफ कर देता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लीजिए, ठीक है। डायग्राम को देखकर मैं साफ नहीं कर रहा हूँ, इस लैंग्वेज को साफ कर देता हूँ। तो आगे अब आप नोट कर लीजिए, मैं 1, 2, 3 चीजें लिखवा देता हूं उनको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो स्लिट है आपकी जिसकी क्या है चौड़ाई d है, मैं क्या करूंगा इस स्लिट को क्या करूंगा कैपिटल N बराबर भागों में बांट दूंगा। कितने भागों में, कैपिटल N बराबर भागों में बांट दूंगा। तो जैसे ये दूरी होगी, जैसे मान लो ये सब जितने भी भाग बन रहे हैं, जैसे मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये आपकी एकल स्लिट इतनी बड़ी है, सपोज कीजिए ये क्या है d है, तो मैं क्या करूंगा इसको छोटे 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 भागों में बांट दूंगा। और कितने भागों में, n भागों में। कितने भागों में, n भागों में। तो जो एक भाग होगा ये वाला, इसकी साइज कितनी हो जाएगी, इसकी साइज हो जाएगी d/n, d/n + d/n + d/n, n बार जोड़ोगे तो वापस वो आपको d मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पता चल गई, तो इसको लिख लीजिए आप, मैंने डायग्राम से बता दिया आपको, ठीक है ना, हम क्या करने वाले हैं। तो आप इसमें लिखिए, यदि स्लिट को n बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग से निकलने वाली तरंगों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इन सब भाग से निकलने वाली जो तरंग है ये आपकी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की n तरंगे होगी, उनको सबको लिखने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक है, कोई भी तरंग को आप कैसे लिखते हो, y1 क्या होता है आयाम, और आयाम मान लो संपूर्ण तरंग अगर का a है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो आयाम डिवाइड होगा वो चूंकि सभी समान है, और हम जो डेरिवेशन करते हैं स्टैंडर्ड उसमें क्या होता है लगभग समरूप स्थिति लेके चलते हैं। तो एक तरंग के हिस्से में जो आयाम आएगा वो आएगा a/n, ठीक है। टोटल आयाम a है तो एक हिस्से की तरंग में आ जाएगा a/n, और फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx - ओमेगा t। हम ये मान के चल रहे हैं कि तरंग जो है वो x दिशा की ओर संचरित हो रही है। अब दूसरी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा, चूंकि क्या होगा पहली ये है तो दूसरी ये है, और दूसरी में आपको पता है क्या है कलांतर तो होगा ही होगा, आप भी निकालेंगे कितना कलांतर होगा। तो दूसरी तरंग को आप कैसे लिखोगे, ये a/n एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx - ओमेगा t -φ। मैंने क्या कह दिया, ये -φ यानी φ क्या है, φ पहली और दूसरी तरंग में क्या है कलांतर है। और हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि सभी तरंगों में जो क्रमागत तरंग है, एक पहली दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी चौथी, इन सभी में क्या रहेगा कलांतर समान रहेगा, और वो कितना रहेगा φ रहेगा। तो फिर तीसरी तरंग को आप कैसे लिखोगे, ये सब आप ध्यान से नोट कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ i kx - ओमेगा t -2φ। आप देख लो पहली दूसरी में फाई का अंतर है, दूसरी तीसरी में 2φ -φ, तो फाई का अंतर है। उसी प्रकार से चौथी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा 3φ हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे टोटल कितनी है n है, तो n वाले को आप क्या लिखोगे, n वाले को लिखोगे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx - ओमेगा t। और अब देखिए दूसरी में 1φ है, तीसरी में 2φ है, तो n में क्या होगा n - 1φ। याद रखिए ये गलती, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, इससे आप बचने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि nवीं तरंग में n - 1 आएगा, इससे पहले वाले में क्या आ जाएगा n - 2, तो दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, दोनों का डिफरेंस मिलेगा φ मिलना है। यानी जो क्रमागत तरंगे हैं उनमें कलांतर क्या रहेगा आपका φ रहेगा। तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हो, जहां φ क्या है, φ है आपका क्रमागत तरंगों में कलांतर, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए,
यदि स्लिट को n बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग से निकलने वाली तरंगों को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा आप लिख लीजिए, जहां फाई क्या है, क्रमागत तरंगों में कलांतर। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस कलांतर का मान निकाल लेते हैं और फिर अगला काम हम क्या करेंगे, ये जितनी भी तरंग है, चूंकि ये सारी तरंगें वही है, ये y1 y2 y3 इस प्रकार से yn, तो ये तरंगें जब माध्यम में आगे बढ़ेगी तो इनमें क्या होगा, अध्यारोपण होगा। और अध्यारोपण के लिए हम परिणामी कैसे निकालेंगे, y1 + y2 + y3 + yn। तो अभी वो थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कलांतर के मान को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस कलांतर के मान को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को एक बार थोड़ा साफ कर देता हूं। ठीक है ना, डायग्राम आपको पता चल गया। अभी निकाल लेते इस कलांतर को, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगने वाला है। इस डायग्राम में आपने एक चीज देखी थी, जैसे ये स्लिट थी आपकी, ये स्लिट थी। ठीक है, ये इसका एक भाग था, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, इस तरह से एक तरंग आपकी ये चल रही थी, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। ठीक है ना, एक तरंग आपकी ये चल रही थी और ये टोटल कितना था आपका, d था, और ये एक भाग की डिस्टेंस क्या थी, d/n थी। ये सब आपको पता है। अब हमें क्या करना है, इन तरंगों के मध्य कलांतर देखना है। तो ये मान लो एंगल आपका थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और कलांतर हम कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों में पथांतर निकालेंगे। तो पथांतर के लिए हम क्या करते हैं, इन दो तरंगों पथांतर कैसे निकालोगे, पहले से दूसरी पर क्या डालोगे आप, लंब डालोगे, तो ये लंब हो गया। ठीक है, तो पथांतर क्या है, ये जो भाग है पूरा ये वाला, क्योंकि देखो इसके बाद तो दोनों तरंगें क्या है, एक साथ आगे बढ़ रही है। आप देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा है। इन दोनों इस बिंदु और इस बिंदु के बाद तो तरंगे एक साथ आगे बढ़ रही है। तो ये जो भाग है ये क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसका मान कितना होगा, ये आपका लंब है, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। पता है आपको कैसे होगा, ये थीटा है तो ये 90 - थीटा, ये 90 तो ये थीटा, तो ये लंब और ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो इस भुजा का मान क्या आ जाएगा, d/n साइन थीटा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा डायग्राम छोटा है, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। चलो इसको वापस करते हैं। ठीक है ना, अभी क्या डिजिटल क्लासरूम में पता भी तो नहीं चलता है कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन फिर मैं चलो बड़ा बना के बता देता हूँ। ये पहली और ये दूसरी, बस अब कोई दिक्कत नहीं। ये पहली और ये दूसरी, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, d/n है, याद रखिए। ये एंगल थीटा है, यहाँ से मैंने क्या डाला, लंब डाला, और ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि ये थीटा ये भी थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली, ये क्या है, पथांतर है, डेल्टा है। याद रखिए क्या है, डेल्टा है, कलांतर नहीं बात करो, अभी मैं डेल्टा की बात कर रहा हूँ। तो ये डेल्टा कैसे निकालोगे, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, कैसे होगा, ये 90 है, ये पूरा 90, ये थीटा, तो ये 90 - थीटा, तो ये थीटा, तो ये लंब बटा कर्ण, तो वो हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो इसका मान आ जाएगा d/n साइन थीटा। इसको आप नोट कीजिएगा डायग्राम बना के बिल्कुल। और कलांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है, 2π/λ × डेल्टा। तो यहाँ से आपके फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा 2π/λ d/n साइन थीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो जो हमने कहा था फाई आपका क्रमागत तरंगों में कलांतर है, वो हमने निकाल लिया। अब हम अगला काम क्या करेंगे, ये जितनी भी तरंगे हैं इन सब तरंगों के मध्य अध्यारोपण होगा। तो उस अध्यारोपण से आपको क्या परिणामी मिलने वाला है, उस परिणामी को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे लिखिए आप, आगे लिखिए जो तरंग है, इन तरंगों का परिणामी निम्न होगा। द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेव्स इज फॉलोइंग। क्या हो जाएगा, y = समेशन i = 1 to कैपिटल N yi। तो चलो मैं लिख देता हूँ, y = y1 + y2 इस प्रकार से yn। तो यहाँ से आपके y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, सबको लिख लीजिए, a/n एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx - ωt प्लस a/m एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx - ωt - फाई प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस a/m एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx - ωt - 2 फाई। इसी प्रकार से क्रम आगे चलेगा, और प्लस a/m एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा
के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस एन माइनस 1 फाई। ठीक है, तो अब इसको जोड़ोगे तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए अपॉन एम। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर भी मैं इसको पूरा बोर्ड पर लिख के ही बताऊंगा। देखो ए अपॉन एन एक्सपोनेंशियल आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, सब में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो क्या बचेगा, केवल 1। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा फाई। देख लीजिए आराम से, यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा फाई कॉमन बच जाएगा। तो ये लीजिए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 आयोटा फाई कॉमन बच गया। उसी प्रकार से आगे चलो गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एन माइनस 1 फाई। ठीक है, ये बच जाएगा और ये पूरा। तो अब देखिए ये क्या है, ये एक सीरीज है। ये क्या, एक सीरीज है। और कैसी सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप देखिए इसका सार अनुपात या कॉमन मीन क्या आ रहा है, सार अनुपात जो आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन रेशियो वो क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा फाई आ रहा है। आप देखिए इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई, इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई, आगे वाला को डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई। जो आपका आर है, सार अनुपात, ठीक है ना, वो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा फाई। और ये सीरीज कैसी है, अनंत पदों की नहीं है, सीमित पदों की है, इसमें n पद हैं। तो आप ये अच्छे से जानते हो कि किसी n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, ठीक है ना। n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का जो योग होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। और अनंत पद होते हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस आर होता है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, सीमित पदों वाली। तो आप साइड में नोट भी कर लीजिए मैथमेटिक्स के रूप में, गुणोत्तर श्रेणी सीमित पदों वाली या n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो बस आगे मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है ना, ऊपर कर देता हूं थोड़ा। ये छोटी छोटी चीजें जो आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हो, ठीक है ना। मैं चाहता था इस पूरे डेरिवेशन को बोर्ड पर लिख देता और आपको कहता स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन उससे आपको वो मजा नहीं आता, ठीक है ना। एक एक चीज मैं हाथ से करके दिखाऊंगा तो आपको करने में मजा भी आएगा और आप उन चीजों को आसानी से समझ भी पाओगे। लेक्चर ठीक है 10 मिनट थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और वैसे भी बता चुका हूँ, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत हो ही ना। तो चलो इसके एक बार यहीं कर लेते हैं, ए अपॉन एन एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये क्या है, n पदों वाले गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसका r क्या है, इसका r आपने लिख दिया था, r क्या था, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा फाई। और पद कितने हैं, पद आपके कैपिटल N, क्योंकि कैपिटल N है तो 1 माइनस r की पावर n। तो ये लीजिए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा n फाई हो जाएगा। पावर का मतलब क्या होगा, e की पावर में तो गुणा हो जाता सीधा, और नीचे 1 माइनस r, ये लीजिए r, बस। तो ये इसका आंसर हो गया। अब थोड़ी और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाले पद में से और नीचे वाले पद में से, इस ऊपर वाले पद में से मैं क्या करूंगा, e की पावर माइनस आयोटा n फाई बाई 2 बार लूंगा। क्यों लूंगा, अभी आप देखिए, इसका कारण है, बस आप देखते रहिए, अपना आप आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैंने क्या किया, e की पावर माइनस आयोटा n फाई बाई 2, ये देखिए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा n फाई बाई 2 बार ले लिया ऊपर कॉमन। तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ प्लस बच जाएगा, आप सिर्फ आयोटा n फाई बाई 2 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा n फाई। आप खोल के देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 5/2 प्लस हो जाएगा। चीज वापस यही आनी है, बस मैंने क्या कह दिया, आयोटा n फाई बाई 2 कॉमन ले लिया। उसी प्रकार से नीचे वाले में मैं क्या करूंगा, माइनस आई फाई बाई 2 कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आई फाई बाई 2 प्लस का और माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई फाई बाई 2। ये मैंने इसलिए किया है कि आप एक फॉर्मूला जानते हो साइन थीटा और कोस थीटा का, जिसको आप आयोटा के रूप में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप ये फॉर्मूला जानते हो, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो जब आप e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा को आप घटाओगे तब आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। तो जब भी माइनस आता है तो वो टर्म क्या बन जाती है, साइन थीटा वाली टर्म बन जाती है, ठीक है। और बाई 2 बनती है, लेकिन बाई 2 यहाँ भी है, बाई 2 यहाँ, बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखिए, पहले तो एक बार ये सेम चीज लिख देता हूँ,
एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपका माइनस आयोटा, इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लें एन माइनस 1 5/2, और ये आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एन 5/2 और नीचे हो जाएगा साइन 5/2। आप इतनी मैथमेटिक्स आराम से जानते हो कि ये कैसे लिखा आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, नहीं बिल्कुल सिंपल है। अब ये एक्सपोनेंशियल साथ लिख लेता हूँ तो कैसे लिखूंगा, ये आयोटा कॉमन, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी और ये माइनस एन माइनस 1 5/2, ठीक है। और ये बाहर ऐसा कैसा है, साइन एन 5/2 अपॉन साइन 5/2, ठीक है। तो बस और आगे बढ़ते हैं, आप आराम से इसको देखते रहिए। आपके पास एक ऑप्शन भी है, अपॉर्चुनिटी भी, अगर वीडियो को आराम से पॉज कर सकते हो और कोई भी मैथमेटिकल दिक्कत आपको हो रही है, ठीक है ना, तो उसको आप आराम से करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसा आया, तो मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, करके देखिए, अपना मैच हो जाएगा, ये आ रहा है तब बढ़िया, नहीं आ रहा है थोड़ा करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। डेरिवेशन अभी आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आपने एक बार इसको हाथ से कर लोगे तो अधिकतम 10 मिनट में डेरिवेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं इसको पूरा करने के बाद आपको सीक्वेंस से समझा भी दूंगा कि किस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार इसके साथ लिख रहा हूँ, साइन एन 5/2 साइन 5/2 और एक्सपोनेंशियल वाले को अलग लिख रहा हूँ, आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस एन माइनस 1 5/2। तो अब देखो ये एक रिजल्टेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट आपका विस्थापन है, तो ये इसमें आया, ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और ये क्या है, रिजल्टेंट कला है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो y इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस डेल्टा, जहां r क्या है, r है आपका परिणामी आयाम, और r का मान क्या है, r का मान है आपका a/n साइन n 5/2 अपॉन साइन 5/2, ठीक है ना, ये आपको पता रखना है। और डेल्टा क्या है, परिणामी कला, और डेल्टा का मान क्या है, डेल्टा का मान है n माइनस 1 5/2। तो ये आप देखो, हमने इंटरफेरेंस में भी यही किया था, y निकाला था, r का मान निकाला था, वहाँ r का मान क्या आया था, a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, ठीक है ना, अंडर में, और वहाँ पर r तो हो गया परिणामी आयाम, और जो थीटा था वो क्या थी, परिणामी कला, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये है, तो ये आपके क्या है, जो डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगा आपको स्क्रीन पर, उसका परिणामी विस्थापन है, और ये उसका परिणामी आयाम है, और ये इसकी परिणामी कला है। तो इसी क्रम में हम क्या लिख सकते हैं, आगे देखिए आप, ठीक है, यहां तक आराम से देख लिया। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आप एक ये चीज जानते हो, मैं इसको थोड़ा, और ये जो परिणामी आयाम है, अब हमारा सारा खेल किस पर चलेगा, आयाम पर चलने वाला है, क्योंकि आयाम से हमें क्या मिलेगी, तीव्रता मिलेगी। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, माना n 5/2, ये जो n 5/2 है इसको मैं अल्फा मान रहा हूं कुछ, ठीक है, क्या मान रहा हूं, अल्फा। तो यहां से आपके एक चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू a/n साइन n 5/2 को आप क्या लिख दोगे, अल्फा, और 5/2 क्या लिखोगे, साइन अल्फा/n, ठीक है। और आपको ये पता है कि ये जो स्लिट की साइज है d तो बहुत छोटी है, लेकिन आपको उसने क्या किया, बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दिया। जो n है आपका, n क्या है, स्लिट को आपने बहुत छोटे छोटे असंख्य भागों में बांट दिया, असंख्य तो नहीं कह सकते, काफी अधिक मात्रा में बांट दिया, ठीक है ना। तो आपको ये पता है जो n है आपका, n क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि n बहुत बड़ा है इसलिए अल्फा/n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक तरह से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि n का जब बड़ी संख्या का भाग दे तो वो टेंड्स टू 0 हो जाती है। तो उससे आपके जो साइन अल्फा/n होगा वो अल्फा/n के बराबर होगा कि नहीं होगा। आप जानते हो कि साइन थीटा, अगर थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
साइन थीटा इजिकल टू थीटा, ये आप अच्छे से जानते हो। तो उसी प्रकार से मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ से आर क्या बन जाएगा, ए अपॉन एन साइन अल्फा, और ये अल्फा अपॉन एन, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आर हो गया आपका ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अब ये थोड़ा टिपिकल आ रहा था, उसको हमने ईजी बना लिया। और आपको ये भी सब ध्यान रखना है, अल्फा क्या होता है आपका n5/2। अब अल्फा फाई है, हम याद कीजिए हमने सबसे पहले एक फाई निकाला था, डेल्टा निकाला था क्या, d/n साइन थीटा, और फाई निकला था हमारा 2π/λ d/n साइन थीटा। तो यहाँ से आपके अल्फा क्या आ जाएगा, n 5/2, तो ये लीजिए 2πλ, ये by2 d अपॉन साइन थीटा, 2 से 2, ये n से n, तो अल्फा इजिकल टू पाई अपॉन लैम्बडा डी साइन थीटा। और कुछ आप याद रखो ना रखो, लेकिन आपको ये अल्फा का मान हर समय याद रखना ही रखना है। अभी मैं बता दूंगा आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है, कौन सी काम आने वाली है। आपको क्या ध्यान रखना है, अल्फा का मान हमेशा याद रखना है पाई अपॉन लैम्बडा डी साइन थीटा, और आर का मान ही हमेशा याद रखना है ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब देखो सारा अल्फा में आ गया, यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी अल्फा। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गया, आयाम आ गया। तो किस पर, किसी बिंदु P पर आया है, जहां पर वो तरंग अध्यारोपित होकर के मिल रही है, वहां पर आपकी क्या आ गया, परिणामी आयाम आ गया। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो पर्दे के बिंदु P पर, जो हमने डायग्राम में लिखा था P पर, परिणामी तीव्रता वो क्या होगी, IP समानुपाती r²। तो IP हो जाएगा, समानुपाती हटाते तो एक मान के चल रहे, ठीक है ना, a² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो ये आपके क्या है, परिणामी तीव्रता पर्दे के उस बिंदु पर। अब वो जो बिंदु है वहां पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है या क्या मिल रहा है, वो सब निर्धारित होगा अल्फा के, क्योंकि अभी ये P किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल अल्फा पर कर रहा है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा का मान, और अल्फा किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। ठीक है, तो बेसिकली थीटा क्या चेंज होगा, उस हिसाब से अल्फा चेंज होगा, और अल्फा के हिसाब से आपके मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड होगा। तो आप समझ गए, मैं एक बार ब्रीफली रिकॉल कर देता हूं। हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि जब स्रोत से तरंगे विवर्तन उत्पन्न करने वाले एलिमेंट से टकराती है, यानी सिंगल स्लिट से टकराती है, तो विवर्तित तरंगे माध्यम में आगे बढ़ती है, जिनमें क्या होता है, अध्यारोपण होता है, और हमें पर्दे के किसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मिलती है। और वो जो पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस थी, आप बड़े इत्मीनान से इसको एक बार दो बार सुन करके पूरा फेयर अप कर लीजिए। मैंने एक भी चीज इसमें छोड़ी नहीं है, सब कुछ चीज बोर्ड पर लिख करके ही बताई है। ठीक है, और हम कहां तक पहुंच चुके हैं कि जो पर्दे का बिंदु P है वहां पर परिणामी तीव्रता का क्या मान होगा। अब अगला काम हमारा क्या होगा, हम कंडीशंस देखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेम हमने इंटरफेरेंस में भी यही किया था। इंटरफेरेंस में आप याद कीजिए, इंटरफेरेंस में जो आपके R आया था या जो I आया था, वो क्या आया था, a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 cos थीटा। और वहां पर आपने क्या कहा था, थीटा का मान देखा था, और थीटा का आधार, थीटा किसके आधार पर देखा था, डेल्टा के आधार पर, प्रथांतर के आधार पर। तो थीटा के अलग अलग मानों पर आपने क्या देखा था कि कहां पर तीव्रता अधिकतम आ रही है, कहां पर तीव्रता न्यूनतम आ रही है। तो ठीक हम इसी प्रकार से अल्फा के आधार पर हम देखेंगे कहां तीव्रता अधिकतम है, कहां न्यूनतम है, और उसके आधार पर हम पैटर्न प्राप्त करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये लेक्चर बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं एक बार इसको यहीं रोकता हूं, फिर पार्ट B बना करके हम इसको आगे और कर लेंगे। ठीक है, आगे हम कहां चलेंगे, इसी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को मैं रोकता हूं। थैंक यू।